दोस्तों, हमने कक्षा 11 के इतिहास विषय के 2 पाठ पूर्ण कर लिए हैं और पहला अनुभाग इस तरीके के हमारा पूर्ण हो गया है। अब हम दूसरे अनुभाग का पहला पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हालांकि ये क्रमगत रूप से हमारा तीसरा पाठ है और दूसरे अनुभाग का ये हमारा पहला है। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा होगा, जिस सभ्यता का नाम है, वो हम आगे जानने का प्रयत्न इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। और ये हमने यहाँ पे इसका भाग पहला लिया है, रोमन साम्राज्य और इसका भौगोलिक परिचय। तो जैसा कि हमने यहाँ पर हेडिंग लगाई थी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और दूसरा नाम हमने लिखा है रोमन साम्राज्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में कुछ सामंजस्य है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य और वो कौन सा, रोमन साम्राज्य। तो हम इसकी स्थिति के साथ में और इसके अन्य पहलुओं के पक्षों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे रोमन साम्राज्य के पाठ को। सबसे पहला जो इसके अंदर भाग दिया गया है वो भाग है आपका इसका परिचय। तो देखिए, इसका जो परिचय है उसको अगर हम प्राप्त करें तो यहाँ पर अपने सामने 3 चीज़ें दी हुई है। एक तो ये इसके अंदर अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर ये है यूरोप महाद्वीप का कुछ भाग, और यहाँ पर कुछ भाग आपके जो दिया हुआ है वो है एशिया महाद्वीप का कुछ भाग। तो यहाँ समझेंगे इस पूरे मैप की सहायता से कि भाई रोम का जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में किस प्रकार से फैला हुआ हम कह सकते हैं। उससे पहले अगर मैं थोड़ी सी एक और चीज़ देखना चाहूँ तो हम यहाँ पर थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। इससे पहले देखिए, हम बात करेंगे कि जो ईसा मसीह का जन्म है, किसका जन्म है, ईसा मसीह का जो जन्म है, इससे हमें इस साम्राज्य के कुछ अंशों को पढ़ना है। कुछ इससे हम पहले लेंगे, कुछ इसके बाद लेंगे। तो देखिए, जो 0 है, ईसा मसीह का जन्म जो 0 हम मान रहे हैं, उससे हमें 7वीं शताब्दी, कौन सी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अध्ययन थोड़ा करना होगा। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कुछ अध्ययन करना है, और कुछ अध्ययन जो हमें इसमें करना है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का करना है। तो हमने यहाँ पर 2 बात देखी है। पहली बात क्या देखी है कि ईसा के जन्म से 700 वर्ष पहले का और ईसा के जन्म के 700 वर्ष 600 650 वर्ष बाद का समय जो है, ये पूरा का पूरा हमारे कौन सा एरिया कहलाएगा, ये रोमन साम्राज्य का काल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इस साम्राज्य के तहत, इस कालक्रम के तहत कौन सा साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, रोमन साम्राज्य। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो टाइम पीरियड लिखा है हमने, यहाँ तक तो हम रोमन साम्राज्य को पढ़ेंगे, लेकिन फिर ईसा मसीह के जन्म से लेकर के और जो 7वीं शताब्दी तक का जो समय आएगा, वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहीं से ये सभ्यता भी प्रारंभ हो रही है, जिसका गणतंत्र काल समाप्त होता है और राजतंत्र का काल, साम्राज्यवादी जो काल है वो रोमन साम्राज्य का प्रारंभ यहीं से लगभग होएगा। तो यहाँ पर हमें 2 सभ्यताओं का एक ही साथ में देखना होता है। हालांकि इसके अंदर हम इस साम्राज्य को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस साम्राज्य का और दूसरा हमारे रोमन साम्राज्य का इस अवधि के अंदर लगातार आपस के अंदर क्या चलेगा, संघर्ष चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इसका एक परिचय प्राप्त कर लेना है। इसीलिए ये परिचय आवश्यक है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, पाठ का विकास करेंगे, तब हमें यहाँ पर बार बार इस शब्द की जरूरत पड़ेगी कि ईरान का साम्राज्य, ईरान का साम्राज्य। तब हमें लगेगा कि ईरान का साम्राज्य बीच बीच में कहां से आ रहा है। तो हमने ये देखा है कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो समय काल रहेगा, उसमें इस पूरे भूभाग के अंदर, जिस भूभाग का अभी हम अध्ययन करने वाले हैं, उसके अंदर 2 साम्राज्य पनपे हैं। एक तो रोम का साम्राज्य और दूसरा ईरान का साम्राज्य। और वास्तविक रूप से इनमें छोटे बड़े झगड़े जो है पूरे इनके साम्राज्य काल तक होते रहेंगे। आ गई बात समझ के अंदर। तो अब हम जो है यहाँ से समझना इसको प्रारंभ करेंगे कि हमारे नक्शे के अंदर हमें क्या बात मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ हमें 3 महाद्वीपों का यहाँ पर एरिया जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ ये जो आपका उत्तरी वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, ये यूरोप का भाग है, इधर एशिया का भाग पड़ रहा है और इधर अफ्रीका का भाग पड़ रहा है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो है हमारे रोमन साम्राज्य की सीमांकन का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो जो ये भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सागर है इसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा है ये सागर? भूमध्य सागर है। और इस भूमध्य सागर के चारों तरफ, इस भूमध्य सागर के चारों तरफ जो है, यहाँ से लेकर के ये कैस्पियन सागर आ गया आपका, कैस्पियन सागर तक का भाग, और उसके बाद में ये वाला जो भाग है
ये वाला, ये पूरा, ठीक है। अब ये इंग्लैंड भी उसमें शामिल है और यहाँ से बढ़ते हुए हम जो ये जो हमने सीमा रेखा तय की है, ये जो हमारा पूरा साम्राज्य यहाँ पर हमने लिखा है, और ये है आपका कौन सा साम्राज्य? रोम साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य हो गया? रोम का साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के निचले वाला भाग, कैस्पियन सागर के निचले वाला भाग, यहाँ पर जो नाम भी लिखा हुआ है ईरान, ये ईरानी साम्राज्य है। कई बार तो इसके अंदर अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र भी शामिल हो जाते थे, और इसके अलावा ये जो अरबिया है, इसका पूर्वी जो प्रदेश है, ये भी इस भाग के अंदर शामिल हो जाता था। तो ये जो हमने सीमा तय की है, ये है उस समय के तत्कालीन ईरान के साम्राज्य की सीमा। इन दोनों साम्राज्यों के बीच की जो रेखा है, ये जो यहाँ पर इराक के अंदर, तो अभी हम एक सभ्यता को पढ़ करके आए हैं, जिस सभ्यता का विकास हुआ था एक नदी के किनारे, जो हमने मेसोपोटामिया पढ़ा है, और वो नदी कौन सी थी हमारे पास? दजला नदी। तो इन दोनों साम्राज्यों की सीमा रेखा का जो निर्धारण है, वो कौन सी नदी के द्वारा हो रहा है? दजला नदी के द्वारा हो रहा है। अर्थात दजला नदी के इधर पूर्व के अंदर जो है वो ईरान का साम्राज्य है, और दजला नदी के पश्चिम के अंदर कौन सा है? रोम का साम्राज्य पड़ता है। तो ये तो हो गई इन दोनों साम्राज्यों की सापेक्षिक स्थिति, जिसका हमने अध्ययन किया। इसमें देखिए, इसके जो रोम है, रोम का हृदय कहा जाता है इसको। किसको कहते हैं? रोम का हृदय भूमध्य सागर को कहा जाता है। अर्थात भूमध्य सागर के चारों ओर कुछ सीमा जो है इसकी रोमन साम्राज्य की विस्तृत हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या चीज मिल रही है कि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोगों का मिश्रण है, जो एक साझी सरकार के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। इस चीज को हम आगे थोड़ा और विस्तृत रूप से देखेंगे। तो देखिए, अब हमने ये सापेक्षिक अध्ययन तो इनका कर लिया कि भाई रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य दोनों ही जो है, और इसमें हमने ये भी देख लिया था कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप का भी भाग था, इसमें यूरोप महाद्वीप का भी भाग था, और इसमें एशिया महाद्वीप का भाग भी रोमन साम्राज्य में शामिल था। अब देखते हैं हम इसकी वास्तविक सीमा जो क्या है, किस प्रकार से हो रही है, उसका अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वास्तविक रूप से ये है आपका भूमध्य सागर। इसको थोड़ा आवर्धित रूप से दिखाया गया है ताकि आपको अच्छे ढंग से जो है वो ये पूरा समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया आपका भूमध्य सागर, और ये आपका भूमध्य सागर हो गया किसका? रोम का हृदय हो गया। ये हो गया आपका रोम का हृदय, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो उत्तरी सीमा है, ये आपके समक्ष जो पूरा चित्र दिया गया है, ये रोमन साम्राज्य का ही चित्र है, और इस रोमन साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है वो निर्धारित हो रही है एक नदी के द्वारा, और ये नदी है बच्चों राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। इसके द्वारा साथ ही साथ यहाँ पर एक और नदी बह रही है जिसका नाम है, ये कैस्पियन सागर तक, काला सागर तक जाएगी। ये नदी है डैन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोमन साम्राज्य है, इसकी जो उत्तरी सीमा ये दो नदियों के द्वारा तय की जा रही है, निर्धारित की जा रही है, और वो नदियां कौन सी हो गई? राइन नदी और डैन्यूब नदी। फिर ये जो है काला सागर के दक्षिणी भाग से होता हुआ एंटियोक से लेकर के दमिश्क मतलब सीरिया तक का भाग, और दजला के पश्चिमी भाग से होता हुआ ये जो साम्राज्य है ये विकसित हो रहा है, जिसमें मिस्र की नील नदी भी यहाँ पर शामिल आ रही है। और यहाँ से फिर ये दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी भाग इसकी सीमा बना रहा है, और वो है यहाँ पर सहारा मरुस्थल। कौन सा भाग सीमा बना रहा है दक्षिण के अंदर? सहारा जो मरुस्थल है वो इस रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित कर रहा है। उसके बाद में अगर हम यहाँ जाएं तो ये जो भाग है, ये जो भाग है ये है स्पेन का। कौन सा भाग है? स्पेन का। तो अगर देखा जाए कि इसकी रोमन साम्राज्य की जो सबसे पश्चिमी जो सीमा है वो स्पेन के द्वारा तय की जा रही है, और अगर यहाँ हम बात कर ले, यहाँ पर पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें तो पूर्वी सीमा जो तय की जा रही है वो सीरिया के द्वारा तय की जा रही है, सीरिया के द्वारा। ठीक है, तो हमने इसके चारों सीमाओं का अध्ययन किया रोमन साम्राज्य की। तो हमने देखा कि उत्तर की जो सीमा है वो दो नदियों राइन और डैन्यूब के द्वारा तय की जा रही है। दक्षिण की जो इसकी सीमा है वो किसके द्वारा तय हो रही है? सहारा
मरुस्थल से इसकी जो सीमा है वो तय हो रही है। इसके बाद हम बात करें अगर पूर्वी सीमा की, तो वो जो है सीरिया तक फैली हुई है। और उसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा की, तो ये कहाँ तक फैली हुई है, स्पेन तक ये जो है वो सीमा फैली हुई है। यहाँ पर देखिए ये गाल प्रांत है, ये भी रोमन साम्राज्य का भाग है। इसके अलावा यहाँ इंग्लैंड का जो भूभाग है वहां तक रोमन साम्राज्य का जो प्रभाव है वो स्थापित हो गया था। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो साम्राज्य है, जो रोम का साम्राज्य है, यहाँ पर अगर संस्कृति की और भाषा की दो बातें हम यहाँ पर इसी परिचय के साथ में और कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें संस्कृति की, पहली बात किसकी करें, संस्कृति की, और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भाषा की कि यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जा रही है। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। क्या है यहाँ पर, विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पर जो है वो रहती है, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं और इन संस्कृतियों का क्या है, सम्मिश्रण यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए इसको समझते हैं कि सम्मिश्रण अलग अलग संस्कृतियों का कैसे है। अफ्रीका के कुछ भाग जो है वो भी रोमन साम्राज्य का भाग है, यूरोप का अधिकांश जो भाग है वो भी रोमन साम्राज्य, एशिया का, इसका मतलब इतना बड़ा जो विस्तृत भाग है, यहाँ पर एक ही कैटेगरी को मानने वाले, एक ही संस्कृति के परिचायक लोग तो नहीं होंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। और ये बंधे हुए हैं एक साझी सरकार से बंधे हुए। किससे बंधे हुए हैं, साझी सरकार जो है, इनका जो प्रशासक है वो एक ही है, बस इससे एक सूत्र से ये बंधे हुए हैं, एक साझी सरकार से, एक साझे प्रशासन से बंधे हुए। बाकी सारे के सारे क्या है, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग जो है वो इस पूरे साम्राज्य के अंदर निवास कर रहे हैं। अब बात आती है भाषा की कि अगर हम बात करें भाषा के बारे में तो यहाँ पर कितनी भाषाएं प्रचलित थी, तो अगर इसका सही जवाब हम दें तो यहाँ पर कई भाषाएं प्रचलित है। कितनी भाषाएं हैं, कई सारी भाषाएं हैं, काफ़ी भाषाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं यहाँ पर प्रचलित है। जन सामान्य के लिए और उसके शासक वर्ग की बोलचाल की भाषा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कई प्रकार की जो है वो भाषाएं प्रचलित थी। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राजकीय भाषाएं या राजकाज की भाषाएं कौन कौन सी थी या राजकीय भाषाएं कौन है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई राज की जो भाषाएं हैं जहां पर सरकारी कार्य किया जाएगा वगैरह, वो सब किस भाषा से किया जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहां से राजकीय भाषाओं की, तो ये दो भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी यहां पर, एक तो थी आपकी लेटिन, कौन सी भाषा, लेटिन भाषा, और जो दूसरी भाषा थी वो थी यहाँ पर यूनानी। तो राजकाज की भाषाएं तो दो मानी जाएगी, एक तो लेटिन मानी जाएगी और दूसरी यूनानी भाषा मानी जाएगी। ठीक बात है। अब देखिए ये जो लेटिन भाषा है, लेटिन भाषा और यूनानी भाषा, इन दोनों के क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र है उसको समझते हैं। ये जो यूनानी भाषा है ये रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में प्रचलित थी। कौन से भाग में, पूर्वी भाग में। तो ये जो लेटिन भाषा है ये रोमन साम्राज्य के पश्चिमी जो भाग है वहां पर प्रचलित थी। लेटिन पश्चिम के अंदर, यूनानी पूर्वी भाग के अंदर। और चीज देखिए, ये जो यूनानी भाषा है ये उच्च वर्ग के लोगों में प्रचलित थी। कौन से वर्ग के लोगों में, उच्च वर्ग में ये भाषा प्रचलित थी। जबकि जो लेटिन भाषा है ये वहाँ के जनसाधारण की भाषा थी। किसकी भाषा थी, साधारण वर्ग की भाषा। साधारण वर्ग की भाषा कौन सी हो गई, लेटिन भाषा हो गई। जबकि उच्च वर्ग के अंदर प्रचलित भाषा कौन सी हो गई, यूनानी भाषा हो गई। अगर इसी भाषा के एरिया को हम इस मैप के अंदर समझें तो देखिए मैप के अंदर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो जगहें दिख रही है। मैं इस पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए एक तो जगह लिखी हुई है त्रिपोलितानिया, कौन सी जगह लिखी है, त्रिपोलितानिया, और एक जगह लिखी हुई है काइरिनेसिया। ठीक है, त्रिपोलितानिया का मतलब हो गया लीबिया। कौन सा हो गया, लीबिया। और ये काइरिनेसिया जो है इसका मतलब ये वर्तमान में काहिरा की बात कर रहा है, और ये जगह हो गई मिस्र। कौन सी होगी, मिस्र। तो ये त्रिपोलितानिया और ये दोनों की ये जो सीमा है ये त्रिपोलितानिया और मिस्र की सीमा है। इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए यहां से जो सीमा तय हो रही है इनकी, मिस्र की और लीबिया की, ये जो इसका जो भाग है त्रिपोलितानिया का भाग, यहाँ पर तो आपकी भाषा बोली जा रही है कौन सी, लेटिन भाषा बोली जा रही है। लेटिन भाषा का ये क्षेत्र है। और मिस्र के अंदर इधर जो काइरिनेसिया जो है वहाँ से कौन सी भाषा बोली जा रही है, पूर्वी भाषा जो है वो बोली जा रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्र है इसको इस प्रकार से बांट दिया गया है, ये क्षेत्र इस प्रकार से आपस में बांट दिया गया है। यहाँ का जो भाग है ये भाग तो आपका कौन सा हो गया, पूर्वी भाग हो गया, और इधर का जो भाग है ये भाग आपका कौन सा हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। इस पूरे साम्राज्य की बात कर रहे हैं, पूरे साम्राज्य को लीबिया के त्रिपोलितानिया और काइरेनेशिया जो है वो मिस्र का शहर है, इनकी जो सीमा है ये सीमा सीधे खड़े रूप से भूमध्य सागर को भी दो भागों में बांटते हुए इस साम्राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। ये एक काल्पनिक रेखा है, हमने काल्पनिक रेखा इसको माना है, और इस रेखा का, इस काल्पनिक रेखा का जो इधर वाला भाग है ये पूर्वी भाग और इधर वाला जो भाग है वो पश्चिमी भाग। जैसा कि अभी हमने देखा था, पूर्वी भाग के अंदर कौन सी भाषा प्रचलित है, कौन सी भाषा है बच्चों, यूनानी भाषा है, जबकि पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर कौन सी भाषा प्रचलित थी, यहाँ पे लैटिन भाषा प्रचलित थी। अभी अभी हमने देखा कि जो यूनानी भाषा है वो कौन से वर्ग की है, वो उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है, जबकि ये जो लैटिन भाषा है ये कौन से वर्ग के लोगों की भाषा है, साधारण वर्ग के लोगों की भाषा ये मानी गई है। तो अभी तक के इस पूरे विवरण के अंदर हमने ये प्राप्त कर लिया है कि रोमन जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन से 3 महाद्वीप हो गए, एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसके संघर्ष जो है वो एक पड़ोस के अंदर ही एक अन्य सभ्यता है ईरान की, ईरान का जो साम्राज्य वहाँ पे उत्पन्न हुआ उसके साथ में इसका संघर्ष चला है, लगातार रूप से चला है। इसके अलावा हमने देखा कि इसकी जो सीमाएं हैं, उत्तर के अंदर 2 नदियां हैं, राइन और डेन्यूब नदी, दक्षिण में सहारा मरुस्थल है, पूर्व के अंदर जाकर के सीरिया तक इसकी सीमा है, और पश्चिम में अगर हम जाएं तो स्पेन तक इसकी सीमाएं फैली हुई है। ये भूमध्य सागर के चारों तरफ ये साम्राज्य, इसलिए भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ठीक है, भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृतियों का अध्ययन किया, कई प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पर प्रचलित है, कई प्रकार की भाषाएं बोलचाल के लिए काम में ली जाती है, जबकि राजकाज के लिए 2 भाषाएं हमने देखी है, लैटिन और सेकंड यूनानी भाषा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमने इतना जो कुछ भी बताया है, ये जो आपको भूगोल प्राप्त हुआ है इसका, और इसमें ये भाषाएं बोली जा रही थी, ये संस्कृतियों का सम्मिश्रण था, ये सारी चीज़ों का पता कहाँ से चलता है, तो इन सब चीज़ों का हमें जो पता है वो इस रोमन इतिहास को जानने के स्रोतों से जो है वो हमें पता चलता है। तो अब हम देखेंगे रोमन इतिहास जानने के स्रोत, इनको हमने 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो पहला हो गया पाठ्य सामग्री, दूसरा हो गया प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरी बात है अपने सामने भौतिक अवशेष जो वास्तव में अभी भी हमारे समक्ष है। तो देखिए, सबसे पहली है आपकी पाठ्य सामग्री, और पाठ्य सामग्रियों के अंदर पहली बात है पत्र, जो राजाओं के द्वारा हो गए या किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अपने राजा को लिखे गए हैं। तो ये सारे जो पत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, इससे रोमन इतिहास हम जान सकते हैं। व्याख्यान, प्रवचन और कानून, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान दिए गए हैं, किसी मुद्दे पर किसी दार्शनिकों के द्वारा लिखा गया है, वो सारी चीज़ें प्रवचन हो गई, और विभिन्न जो कानून उस समय के शासकों के द्वारा जो बनाए गए हैं, जिसमें ऑगस्टस है वगैरह, कई सारे शासक आएंगे जो अभी हम आगे देखेंगे, तो उनके द्वारा जितने भी व्याख्यान, प्रवचन, कानून वगैरह जो निर्मित किए गए वो आज हमें प्राप्त है, और उनकी सहायता से हम रोमन इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका वर्ष वृत्तांत। इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। वर्ष वृत्तांत, देखिए वर्ष का वृत्तांत, सीधा सीधा शब्द का अर्थ तो यही निकल रहा है कि किसी एक वर्ष के अंदर जो इतिहास लिखा गया, जो वृत्तांत लिखा गया, वो वर्ष वृत्तांत होगा। लेकिन इसको लिखेगा कौन? इसको लिखेगा समकालीन व्यक्ति। कौन लिखेगा? कि उस समय, जैसे हम रोम की 6ठी शताब्दी का अध्ययन कर रहे हैं, या रोम की 5वीं, 4थी, 3री जो भी शताब्दी का अध्ययन कर रहे हैं, कि रोम के 50 ईसा पूर्व का अध्ययन कर रहे हैं, तो 50 ईसा पूर्व के अंदर कोई व्यक्ति था, जो उस व्यक्ति ने अगर उस समय का इतिहास लिखा है, समकालीन व्यक्ति द्वारा तत्कालीन समय का लिखा हुआ इतिहास, ठीक है। और ये क्या होगा? हर वर्ष लिखा जाता था। क्या किया जाता था? हर वर्ष लिखा जाता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? वर्ष वृत्तांत कहते हैं। समकालीन व्यक्ति के द्वारा उसका इतिहास लिखना, उस जगह का इतिहास लिखना, और जो प्रत्येक वर्ष लिखा जाता था, जिसे हम वर्ष वृत्तांत कहते हैं। और ऐसे वर्ष वृत्तांत जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जिसकी सहायता से हम क्या जान सकते हैं? रोमन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका आता है प्रलेख या दस्तावेज। ये जो प्रलेख या दस्तावेज है, ये आपके 2 भागों में हमने बांट के रखा है। कितने भागों में बांट के रखा है? 2 भाग। 2 भाग कौन से हो गए? अभिलेख और पांडुलिपि। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख को, कि भाई ये अभिलेख क्या चीज है।
अभिलेख जो है विभिन्न प्रकार के लेख लिखवाए गए हैं पत्थर के शिलालेखों पर। किस पे लिखवाए जाते हैं? ये पत्थर के शिला जो होती है उसके ऊपर लेख लिखे तो वो अभिलेख कहलाएंगे। पत्थर की शिला जो है उन पे लिखे जाएंगे। तो इसकी खास विशेषता क्या होगी? पत्थर की शिला पर कुरेद करके लिखा गया है, उकेरा गया है, तो ये क्या होगा? अत्यधिक स्थायी होगा। ये काफी समय तक जो है वो बना रह सकता है, उसी स्थिति में हमें प्राप्त हो जाता है जैसा जिस समय लिखा गया था। तो ये हो गया आपका अभिलेख। सेकेंड है आपकी पांडुलिपि। इसको समझते हैं। ये पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपियां जो है वो उस समय पेपायरस के पेड़ों पर लिखा जाता था। किसके ऊपर लिखा जाता था? पेपायरस के पेड़ की छाल या तने पर। पेपायरस जो पेड़ है, पेपायरस पेड़ की छाल के ऊपर या उसके पत्तों के ऊपर जो है लिखा जाता था। ठीक है, पेपायरस पेड़ की छाल या पत्ते होते थे उनके ऊपर जो लिखी जाती थी वो पांडुलिपियां होती थी। और ये जो पेपायरस पेड़ है ये इनको प्राप्त हो जाते थे मिस्र से। कहाँ से प्राप्त हो जाते थे? मिस्र। हालांकि मिस्र की सभ्यता अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां से हमें ये जानने को मिलता है कि जो मिस्र के अंदर एक नदी है, कौन सी नदी है? नील नदी। और नील नदी के किनारों पर जो है ये पेपायरस के पेड़ उगा करते थे और यहाँ से इनको रोमन साम्राज्य को ये पेपायरस के पेड़ की छाल या पत्ते प्राप्त होते थे। इनके ऊपर लिखा जाता था। इनके ऊपर जो लिखा जाता था हमको पढ़ने में नहीं आएगा। ये जो पढ़ा जाता है पेपायरोलॉजिस्ट के द्वारा पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? पेपायरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको पढ़ने का कार्य करते हैं। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो उसको हम कहते हैं पेपायरस शास्त्री। क्या कहते हैं? पेपायरस शास्त्री के द्वारा इस चीज का अध्ययन किया जाता था। तो पेपायरोलॉजिस्ट हो गया या पेपायरस शास्त्री हो गए। इनके द्वारा इस पेपायरस के पेड़ की छाल के ऊपर जो पांडुलिपियां तैयार की जाती थी, इस पत्तों के ऊपर जो लिखा जाता था उसको पढ़ा गया है। ये हमें प्राप्त हुए हैं और इन पांडुलिपियों की सहायता से हम क्या जानते हैं? रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानते हैं। उसके बाद में हमारा अगला भाग आता है भौतिक अवशेष। अगला भाग क्या है? भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब हो गया वर्तमान में भी जो उपलब्ध है, जो उस समय निर्मित किए गए थे। उस समय मतलब रोमन साम्राज्य के टाइम में जो वस्तुएं, जो किले, महल, इमारत, स्मारक जो बनाए गए थे वो आज उपलब्ध है और उसकी सहायता से हम उनकी विभिन्न जो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाए, उन्होंने सिक्के बनाए। अगला आपके समक्ष लिखा गया है संपूर्ण भूदृश्य। संपूर्ण भूदृश्य, इसका मतलब ये हुआ कि जो रोमन साम्राज्य है, जहां पर रोमन साम्राज्य प्रचलित था, अस्तित्व में था, जो वर्तमान में हमने खुद उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया है और जो उसका स्थल है उसका ऊपर से विमान के द्वारा या अन्य किसी हवाई माध्यम के द्वारा जो है उसका जो है पिक्चर लिया गया, फोटो लिया गया और वो हमारे को देखने को अभी मिल रहा है। तो उसके आधार पे भी, उस संपूर्ण भूदृश्य के जो प्रतिरूप है उसके आधार पे भी हमने इसका इतिहास लिखने का, रोमन साम्राज्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है। तो कुल मिलाकर के कहने की बात तो ये है कि यहाँ पर रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए असंख्य स्रोत जो है वो हमारे सामने उपलब्ध है और वो लगभग सभी एक ही बातें बताते हैं। एक ही प्रकार का जो वर्णन है वो हमें इन स्रोतों से मिलता है। बस यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये होती है कि ये जो इतिहास लिखा जाता है इनमें इन स्रोतों का आपसी सामंजस्यकरण जो है वो इतिहास वेता या जो इतिहास लेखन करता है वो किस प्रकार से करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, यहाँ से जो रोमन साम्राज्य का इतिहास है वो जानने के स्रोत प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं, हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि इस पाठ के अंदर हमने क्या पढ़ना है, कि हमारे लिए कौन कौन से बिंदु जो है वो इस पाठ के अंदर पढ़े जाने हैं, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ से मुख्य रूप से इसको मैंने 4 भागों में बांट रखा है। पहला भाग तो हम यहाँ देखेंगे कि साम्राज्य का गठन, मतलब कि जो पूरा रोमन साम्राज्य बना है वो किस प्रकार। देखिए बहुत छोटा सा राज्य तो है नहीं, बहुत बड़ा है, 3 महाद्वीपों का भाग उसमें शामिल है और यहाँ तक कि भूमध्य सागर तो पूर्ण ही उसका हृदय कहलाया जा रहा है और इसके चारों तरफ का भाग है, मतलब बहुत बड़ा भाग है। तो कुछ तो विशेष प्रक्रिया रही होगी, कुछ तो विशेष चरण रहे होंगे जिसकी सहायता से जो है वो इतने बड़े साम्राज्य का गठन किया गया। अगर इस बिंदु की अगर हम बात करें कि साम्राज्य का गठन, तो इस साम्राज्य के गठन के अंदर हम 2 भागों में बांट करके इसको पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में बांटने हैं? 2 भागों में। पहला भाग तो हम लेंगे कि पूर्ववर्ती काल। कौन सा काल इनका? इनका पूर्ववर्ती काल। और एक हम लेंगे इनका परवर्ती काल। परवर्ती काल। 2 भागों में मूल रूप से हम इस
को भी वापस बांट देंगे, साम्राज्य के गठन के भाग को भी, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल। तो जो पूर्ववर्ती काल होगा वो इनका जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसा पूर्व की जो ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पहले का और ईसा मसीह के जन्म के 700 साल बाद का हमें जो इतिहास है वो रोमन साम्राज्य में पढ़ना है। तो लगभग जो है यहाँ से जो पूर्व का जो है 700 साल ईसा मसीह के जन्म का पूर्व का जो काल है वो हमें इस पूर्ववर्ती के अंदर पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो परवर्ती है मतलब कि उसके बाद में यहाँ पर हमें एक डिवाइडेशन रेखा तय करनी होगी, और वो होगी आपकी 3rd सेंचुरी। कौन सी होगी? 3rd सेंचुरी। ठीक है, तीसरी शताब्दी का जो काल होगा वहां से हम जो है वो इसके अंदर एक डिवाइडेशन देखेंगे, और तीसरी शताब्दी के काल से लेकर के हम परवर्ती काल का अध्ययन करेंगे, तीसरी शताब्दी से पहले के रूप में हम पूर्ववर्ती काल का अध्ययन करेंगे। इसको डिटेल से हम अगले भाग के अंदर देखने वाले हैं। दूसरा देखिए, साम्राज्य स्थापित करने वाली राजनीतिक ताकतें, इनके बारे में अध्ययन करना है। कुल मिलाकर के ये हो गया कि ये हमें यहाँ पे राजशाही वंश का जो है वो पूरा इतिहास हमें यहाँ से प्राप्त करना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर राजतंत्र स्थापित हुआ है। क्या स्थापित हुआ है? राजतंत्र स्थापित हुआ है। राजतंत्र के विरोध में यहाँ पर हम 3 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के पढ़ने वाले। सबसे पहले तो हम यहाँ पे राजतंत्र का उदय करवाएंगे, किस प्रकार से हुआ, फिर राजतंत्र के खिलाफ में विद्रोह होगा, और फिर हम गणतंत्र का यहाँ पर क्या करवाएंगे? उदय करवाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर साम्राज्य का निर्माण करवाएंगे। साम्राज्यवाद को जैसे जो किस प्रकार से यहाँ अस्तित्व में आया उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे कई सारे शासकों को हमें पढ़ना होगा, जिसमें ऑगस्टस सीजर, जूलियस सीजर वगैरह, ऑक्टेवियन, कॉन्स्टेंटाइन, सारे शासकों के बारे में जो हमें वह यहाँ पे अध्ययन करना होगा। तो साम्राज्य स्थापित करने वाली ताकतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें 2 चीजें देखनी होंगी, जिसमें हम देखेंगे साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था और साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के अंदर हम यहाँ पर उस समय की व्यापार की क्या स्थिति रही है, आयात किस चीज का कर रहे हैं, निर्यात किस चीज का कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हमने देखना होगा सामाजिक व्यवस्था, जिसको हमने मुख्यतः 2 बिंदुओं में बांट रखा है, नारी की स्थिति और दासों की स्थिति। इसके अलावा नारी और दास की स्थिति के अलावा भी हम यहाँ पर इन लोगों के खान पान, रहन सहन, मनोरंजन के साधन क्या थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा इस भाग का परिचय दिया है कि हम आने वाले कुछ 2-3 वीडियो के अंदर इस पाठ को पढ़ने वाले हैं और उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। ये जो आपको बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को नोट डाउन करें आप यहाँ से, और फिर हमें जैसे कि अगला जो अपनी वीडियो आने वाला है तो वो आपका इस साम्राज्य के गठन के बारे में आने वाला है। तो उस साम्राज्य के गठन का जो भी बिंदु है, जो पाठ आपके किताब के अंदर दिया गया, उसको एक बार पढ़ लें, और उसके बाद में अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको 100% श्योरिटी है कि वो पाठ जो है वो पूरा का पूरा याद आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए, एक बार पहली बार जैसे ही आप कोई वीडियो देखेंगे और उसके बारे में आपको कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, 0% से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन अगर उसी को आपने थोड़ा बहुत समझ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, और अब उसको विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना है, उसको समझना है, तो आप इस वीडियो की सहायता से आसानी से उसको समझ पाएंगे। इसलिए मैंने इस पाठ को आपके लिए अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया है, और आने वाले जो वीडियोस हैं वो इसी भागों के रिलेटेड होंगे। ठीक बात है। तो हमें ये सारी चीजों को समझ लेना है कि गठन किस प्रकार से हुआ है, उसके बाद में हम कौन सी ताकतों ने इसका गठन किया है, उसके बाद में हम इसके आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इसके अंदर सामाजिक व्यवस्थाओं को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीजें होंगी, और तो इंतजार कीजिए, और इस बात का यहाँ जो हमने जानी है उसको तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।